First illustration number 1. Find the center of mass of 3 particles divided as some equilateral triangle. Masses of the particle are 100 gram, 150, 200 gram respectively. Each side of the equilateral triangle is 0.5 meter. So डायग्राम से कंप्लीट करना है. वे फर्स्ट मास जो रखेंगे यहाँ 100 ग्राम मतलब M1, सेकेंड मास M2 एंड M3 200 ग्राम. इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया मतलब ये 60 डिग्री. लेंथ इज 0.5 मीटर. लेंथ 0.5 मीटर. ओके, सभी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स लिखने शुरू करेंगे तो ओरिजिन के लिए 0 0. इसके लिए क्या लिखेंगे? तो दिस डिस्टेंस इज 0.5 ऑन एक्स एक्सिस. सो 0.5 ऑन एक्स, वाई क्या हो जाएगा 0. लेकिन ये यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो ये जो पॉइंट है उसको बी लिखेंगे. चलो ये ओरिजिन ओ ए. बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स लिखनी है तो बी पॉइंट्स के लिए लिखना है तो 0.5 cos 60, 0.5 sin 60. 0.5 cos 60, 0.5 sin 60 इस तरह से रहेगा. ओके, 0.5 cos 60 मतलब कितना होगा? What is the value of cos 60? cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 0 to 90 तक तो 10th में था, थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर तो हमने 180 तक लिखा है. 1/2. cos 60 1/2 और sin 60 √3/2. √3/2. √3/2. So coordinates of B point is a 0.25 and 0.25 √3. ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. ये कैलकुलेशन खुद को लिखनी है. ओके, इसे मैंने डायग्राम में कंप्लीट करके दिया. ओके, सबसे पहले तो M1 इज इक्वल टू 100 ग्राम एंड R1 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ M1, इसको क्या लिखेंगे? R1. कहाँ रखा मैंने? ओरिजिन पे मतलब 0 0. M2 is equal to 150 gram and the position R2 is equal to 0.50 meter. Unit compulsory लिखना है. M3 200 gram and R3 is equal to 0.25 √3 meter. क्लियर? से कैलकुलेट क्या करने के लिए बताया था? फाइंड द सेंटर ऑफ मास. इसके लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके देना है. ओके, तो लिखेंगे RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM इक्वल टू M1 R1, M2 R2, M3 R3 अपन M1 प्लस M2 प्लस M3. ओके, M1 100 0 0, 150 0.50, 200 0.25 √3, 100 150 and 200. क्लियर? चलो मॉडिफिकेशन कंप्लीट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले तो 0 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब 0 0.
150 इंटू 0.5 कितना होगा? 150 इंटू 0.5 75 75 0 200 इंटू 0.25 50 50 और ये होगा 450। ये क्या होगा? 450। अब सबकी x कंपोनेंट ऐड कर दो। 0 75 एंड 50 मतलब 125। ओके ये 0 0 और y कंपोनेंट की तो 50√3 डिवाइड बाय 450। अभी डिवाइड कर दो, कितना आंसर होगा? 125 डिवाइड बाय 450 5/18 5/18 की 125 डिवाइड बाय 450 सीधा क्या? 0.28 आएगा। 0.28। सर मतलब 0.28 हाँ 0.28 मतलब मैंने फ्रैक्चर में बोला था। नहीं इससे भाई 0.28। ऐसे तो पहले से ही √3 हम रख देते तो भी चलेगा, लेकिन इससे अच्छा था कि पॉइंट्स वाली प्रॉब्लम हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने लास्ट में रखा। यहाँ भी चेक करो, ये डिवाइड करेंगे तो √3 डिवाइड बाय 9 एंड √3 डिवाइड बाय 9 मतलब 1.73 डिवाइड बाय 9 0.19 0.1919 0.1919 पे चलो 19 रखो चलेगा। नहीं नहीं 0.19 19 ओके मीटर। तो इसका मतलब आरसीएम मिला के यहाँ से आप 0.28 लेंगे, यहाँ से 19 लेंगे, वहां इस ट्रायंगुलर सेंटर ऑफ मास मिलेगा। क्लियर? अब चेक करो कि ये तो पूरा वही का वही रहेगा, ये 0.5 रहेगा, लेकिन सपोज किसी एक मास चेंज की न्यूमेरिकल चेंज, ये 0.5 मीटर को 0.6 करके दिया तो आंसर चेंज है, तो वही मेथड लेकिन इतना चेंज रहेगा। ओके सेकंड कैलकुलेट नहीं करना है, सेकंड की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर लेमिना। ओके इसमें जरूरत नहीं होती क्योंकि कोई कैलकुलेशन है ही भी नहीं, तीनों साइड से वो लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, सेंटर जहां मिलता है वो तब कंप्लीट। कुछ डायग्राम इस तरह से है, आपको इस वजह से यहाँ परपेंडिकुलर सेंटर तक लाइन ड्रॉ करनी, यहाँ सेंटर तक लाइन ड्रॉ करनी, और ये जो मिलता है सेंटर ऑफ मास से ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। सेकंड इलास्ट्रेशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ओके थर्ड कंप्लीट करना शुरू करेंगे। इलास्ट्रेशन नंबर 7.3 सभी एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिया है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म L शेप thin flat plate, the dimension as shown, the mass of the plate is 3 kg. x और ये y रहेगा। इस टाइप की L शेप होगी, ओरिजिन मतलब 0 0, ओके यहां लिखा 2 0 और यहां है 0 2। अब 2 मीटर मतलब ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर होगा। ओके अब पूरी ये पॉइंट सब उसको बी लिखेंगे तो क्या आंसर होगा? यहाँ बी कोऑर्डिनेट्स का होगी तो x एक्सिस के लिए 2,
और y से 1। ओके, बाद में c इसलिए नहीं लिखते कि c सेंटर की तरह यूज करते इसलिए। सो इस पॉइंट को d बताया, तो x से 1 y से 1 ये लिखा, और x से 1 और y से 2। ओके, अब इसके लिए हमको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके देना है। तो एक सिंगल काम कर सकते हैं, हम सभी प्लेट को डिफरेंट प्लेट लेंगे, सभी को डिफरेंट प्लेट। सपोज ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो क्या लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इक्वल टू 1 kg। क्योंकि चेक करो कि आपको टोटल m, कैपिटल M 3 kg दिया है। यूनिफॉर्म प्लेट्स है, मतलब ये 1 kg है, 1 kg है, 1 kg, टोटल 3 kg हो गया। अब सबके लिए अब सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, तो सबसे पहले R1 फर्स्ट प्लेट के लिए सेंटर यहाँ होगा। तो एक्स और वाई से डायमेंशन क्या होगी, सब इसके सेंटर को C1 बता रहा हूँ, यहाँ सेंटर C2 और इस सेंटर को C3। ओके, तो R1 इज इक्वल टू, या C1 इज इक्वल टू R1। चलो ये सेंटर के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, तो ये टोटल 1 मीटर, एग्जैक्टली हाफ मतलब 1/2। ये भी क्या होगा 1/2, तो ये 1/2 मीटर ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली C2 पोजीशन वेक्टर इज R2। यहां से स्टार्ट करके ये डिस्टेंस होगा 1.5 मतलब 3/2। y एक्सिस से डिस्टेंस होगा 1/2। सेंटर मास फॉर थर्ड प्लेट, इसके लिए x एक्सिस की डिस्टेंस क्या होगी 1/2, y की डिस्टेंस क्या होगी 3/2। अब इसके लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। ओके, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो लिखेंगे सेंटर ऑफ मास मतलब RC है, m1 R1, m2 R2, m3 R3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। फर्स्ट के लिए मास क्या लिखा था 1 kg, m1 इक्वल टू 1 kg, R1 1/2 1/2। सेकंड के लिए मास 1 kg, लेकिन पोजीशन वेक्टर 3/2 1/2। थर्ड के लिए मास 1 kg, लेकिन इसकी पोजीशन वेक्टर 1/2 3/2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब क्या आ जाएगा 3। अब तो एडिशन में कुछ है, अरे मल्टीप्लिकेशन में कुछ है नहीं, क्योंकि वही ब्रैकेट बचेंगे 1/2 1/2 3/2 1/2 1/2 3/2। 1/2 प्लस 3/2 कितना होगा, सबके x कंपोनेंट ऐड करनी है 1/2 प्लस 1/2 टोटल। देखो 1/2 प्लस 3/2 मतलब 0.5 प्लस 1.5 2 प्लस 0.5 मतलब 2.5। 2.5 लिखो या 5/2 लिखो, आंसर चलेगा। ओके, 5/2। सिमिलरली ये 1/2 1/2 3/2, so 5/2 divided by 3, so answer is 5/6 मीटर। आंसर क्या होगी 5/6 मीटर। और ये कहाँ मिलेगा पता है, ये दोनों की जो लाइन है यहाँ सेंटर में मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबल वहां होना चाहिए, लेकिन यहां तक जाना चाहिए, क्योंकि L से बेस है, ये सेंटर होगा तो आंसर क्या आना चाहिए 1/2 1/2। इसने 5/6 लिखा है, मतलब इससे भी थोड़ा यहाँ ऊपर की ओर 5/6 लिखा है।
0.9 की तरह कुछ आंसर आएगा। ये 1 मीटर है तो यहाँ तक ऊपर, थोड़ा ऊपर की ओर रहेगा, लेकिन ओ डी लाइन के ऊपर ही होगा, ओ टू डी लाइन के ऊपर रहेगा, लेकिन 0.9 समथिंग कुछ आंसर इसकी होगी। ओके, ये एक बार है तो टेक्स्ट में चेक करो, क्योंकि एल शेप ये शेप डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट शेप के लिए आंसर थोड़ा बहुत चेंज होगा। एक बार टेक्स्ट में चेक कर लो। है कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब सिमिलर ऐसे एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज 7.2 में है, एक्सरसाइज 7.2, 7.1 इलास्ट्रेशन, 7.3 इलास्ट्रेशन और 7.2, ये सबकी मेथड इक्वल है। पहले 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। In HCl molecule, the separation between nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom. Okay, पहले भी जानते हैं 1 angstrom equal to 10⁻⁻10 meter. ये 1.27 angstrom. Find the approximate location of center of mass of the molecule, given that the chlorine atom is about the 35.5 times mass as the hydrogen atom. मतलब क्लोरीन की मास हाइड्रोजन से 35.5 टाइम्स ज्यादा है, and nearly all the masses are and atoms concentrate its nucleus. Okay, से ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, इन सब उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करें। सो H और यहाँ Cl मतलब वो से 35.5 टाइम्स स्मॉल। क्लियर? दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम। सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ रखेंगे कि इसके नजदीक हैवी ऑब्जेक्ट के नजदीक सेंटर ऑफ मास होता है। सो फ्रॉम ओरिजिन इस डिस्टेंस को मैं x ले रहा हूं। सो रिमेनिंग डिस्टेंस 1.27 माइनस x, इस तरह का होगा। क्लियर? तो पहले स्टेटमेंट यही बताना है क्या, सपोज द सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम हाइड्रोजन, सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl फ्रॉम H एट x मीटर। ओके, x मीटर पे रहेगा। अब सपोज मान लो कि मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब m1, जिसको mh भी लिख सकते हैं हम, मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम m लिखेंगे, लेकिन m2, सो m मास ऑफ क्लोरीन तो लिखा था 35.5 टाइम्स मोर। क्लियर? मीटर नहीं लिखा मैंने, m लिखा है। ओके, नाउ पोजीशन वेक्टर
ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब देखो यहाँ वेक्टर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? पोजीशन वेक्टर में वेक्टर इसलिए नहीं बताएंगे, ये तो लीनियर सिस्टम है, एक ही एक्सिस के ऊपर लिख के दिया है। तो हम x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू यहां से यहां तक होगा 1.27 लिखा था। ओके, सेंटर ऑफ मास के लिए लिख रहा है x1 इक्वल टू x 1.27 माइनस x 1.27 माइनस x। लेकिन एक चीज और होगी कि सपोज यहाँ सेंटर ऑफ मास है तो ये आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाना चाहिए, बराबर। तो उन लोगों ने ऐसा लिख के दिया कि r1 इज इक्वल टू, चलो उनके हिसाब से कैलकुलेट करें, तो उसने कहा xi करेक्ट, क्या लिखा xi, लेकिन ये xi कैसा होगा, कैसा होगा नेगेटिव, एंड r2 1.27 माइनस xi करेक्ट। चेक करते हैं आंसर में प्रॉब्लम आती है बराबर है, क्योंकि उन लोगों ने जो लिखा ये x और 127 माइनस x, ओके इस साइड लिए, चलो कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ मास ऑफ HCl is m1r1 m2r2 अपन m1 प्लस m2, अपन क्या लिखेंगे m1 प्लस m2। तो पहले के लिए तो m, r1 क्या लिखा xi करेक्ट लेकिन नेगेटिव, m2 35.5 m, लेकिन 127 माइनस xi करेक्ट 127 अपन m प्लस 35.5 m। सबसे पहले तो ऊपर नीचे m कॉमन निकाल के कैंसिल कर रहा हूं, m क्या निकला कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसने कहा कि आरसीएम इक्वल टू 0, सपोज ये ओरिजिन है तो आरसीएम इक्वल क्या लिखेंगे 0, ऊपर से m गया तो माइनस xi करेक्ट। ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगी बताओ, 35.5 into 127 45.085 फिर से 45.085 45.085। ओके ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। ओके उसके बाद तो माइनस 35.5 xi माइनस 35.5 xi। ओके नीचे एडिशन में तो m कॉमन, सो 1 प्लस मतलब 36.5, लेकिन एक चीज और है, ये 36.5 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, सो 0 इज इक्वल टू 45.05 माइनस 36.5 xi, and therefore 36.5 xi is equal to 45.085, and therefore xi is equal to क्या लिख सकते हैं, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड x इक्वल टू 45.085 डिवाइड बाय 36.5 डिवाइड बाय 36.5। कितना आंसर होगा 1.235। 1.235 इसका मतलब 1.24 एंगस्ट्रॉम, यहाँ कहीं भी मीटर नहीं है। आप चेक करोगे दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.27 और ये नजदीक होगा 1.24 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जिसकी मास ज्यादा है ऑलवेज सेंटर ऑफ मास उसके नजदीक होगा, और इससे वो लोग एमसीक्यू बना दे। सपोज सिस्टम ऑफ अर्थ एंड सन, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिल सकता है, अर्थ और सन दो ही पार्टिकल सिस्टम के अंदर है, तो आपको सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा, कितने पार्टिकल बताए, दो, अर्थ और सन। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन था,
अर्थ और सन की जो सिस्टम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? तो नियरेस्ट टू सन, क्योंकि सन की मास 2 इंटू 10⁻30, अर्थ की मास 6 इंटू 10⁻24, मास ऑफ सन 2 इंटू 10⁻30 kg, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, मतलब ये ज्यादा है, तो जिसकी मास ज्यादा है उसके नियरेस्ट या मतलब सेंटर ऑफ मास होगा, इसके नजदीक में सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, 7.4 इलास्ट्रेशन 7.4। अब बता, फाइंड द स्केल एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A is equal to 3i caret minus 4j plus 5k. B is equal to minus 2i caret plus j minus 3k. अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट करना है तो A डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होगा? A डॉट बी, ax bx, ay by, az bz। चैप्टर नंबर 6 में फॉर्मूला थी। ऐसे तो स्केलर एंड वेक्टर दोनों प्रोडक्ट 4th चैप्टर में कंप्लीट किए थे। x3 bx minus 2, ay minus 4, by 1, z 5 and minus 3, ये -4 लिखना है। सो मल्टीप्लिकेशन -6, -4, -15, एडिशन इज -25। स्केलर हो गया। अब वेक्टर, तो वेक्टर में एक क्रॉस बी की फॉर्मूला क्या होती है? सो डिटरमिनेंट वाली फॉर्मूला यूज करेंगे कि आईजे के फॉर्मेट है 3, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ax ay az, bx by bz, I j k, 3 minus 4 and 5 -2 1 -3। इसको कैलकुलेट करने की मेथड पहले बताई थी कि सबसे पहले आई कैरेट जिस कॉलम में इसको लेफ्ट करो और बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -3 इंटू -4 सो 12 -5। ओके, सेकेंड टर्म नेगेटिव, सो जे कैरेट, ये मल्टीप्लिकेशन -9 -10 प्लस के कैरेट, ये रो कॉलम लेफ्ट करो, क्या होगा 3 माइनस माइनस, तो कैलकुलेशन में क्या मिलेगा 7i कैरेट माइनस जे कैरेट -5k कैरेट। -5k कैरेट। ओके, इसमें लिखा है उसने कि दोनों के ए डॉट बी ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना था। ओके, सपोज आपको ऐसा भी बता कि बी क्रॉस से कैलकुलेट करके दो। देखो, ए डॉट बी जितना होता है, क्योंकि हमने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ए डॉट बी की आंसर बी डॉट ए की आंसर होती है। लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, मतलब ए क्रॉस बी जो है सबसे बी क्रॉस ए लिखना है, तो -7i कैरेट प्लस जे प्लस 5k इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज क्वेश्चन पूछा तो इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर?
तो आज 7.1 और एक न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है। 7.1 इलास्ट्रेशन, बाद में हमने 7.2 लेफ्ट किया था, 7.3, 7.4 एंड 7.5 और एक्सरसाइज का भी 7.2 ये बाकी है, और एक्सरसाइज होगा 7.2। अभी कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इक्वल मेथड है। ओके 7.5 में लिखा फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, मतलब जो दिया हुआ फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू 7i plus 3j, 7i plus 3j minus 5k about the origin. The force act on a particle whose position vector is r is equal to I minus j plus k, I minus j plus क्या लिखेंगे k। टॉर्क कैलकुलेट करके देना है। ओके टॉर्क की फॉर्मूला IJK, fx, fy, fz। तो यहां हम I कैरेट, J ये fx 7, 3 minus 5, 1 minus 1 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या लिखेंगे। I कैरेट, ये वाली रो ये कॉलम लेफ्ट, सो मल्टीप्लिकेशन में 3 माइनस ये मल्टीप्लिकेशन 5, 3 minus 5। ओके सेकेंड टर्म नेगेटिव, तो j कैरेट, इस रो कॉलम को लेफ्ट करो, मल्टीप्लिकेशन 7 माइनस ये वाली मल्टीप्लिकेशन माइनस 5, तो प्लस 5 हो जाएगा, प्लस के कैरेट, इस पोर्शन को लेफ्ट करो, -7 माइनस। सुना टॉर्क के लिए लिख सकते हैं हम, टॉर्क इज इक्वल टू -2i कैरेट -12j कैरेट एंड -10k कैरेट, बराबर। लेकिन सपोज इसके लिए ये कहीं प्रॉब्लम लगता है, तो इसे चेक कर तो आंसर में क्या हो रहा है 7 3 minus 5, 7 3 minus 5। सब बराबर है। लेकिन उसकी जो आंसर आ रही है वो सभी प्लस में आ रही है। ये इधर सर आपने k में माइनस कर दिया है। एक मिनट, के मतलब ये वाला है ना, तो -7 -3 होगा ना, तो -10 ही आएगा, प्लस पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। ओके कहाँ प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं, फॉर्मूला रखी है उस तरह से हमने नहीं रखा, देखो क्या लिख दिया? ये XYZ, ये FX, ये FY और ये FZ, हाँ इसलिए उल्टा माइनस लिख प्लस दिया। में प्रॉब्लम हुई, इसलिए माइनस प्लस में प्रॉब्लम हुई। आंसर में भी मैच क्यों नहीं हुआ, देखो 1 minus 1 1 and 7 3 minus 5 I कैरेट। ओके अब ये लेफ्ट करो, तो ये क्या होगा 5 minus 3 minus j कैरेट, ये पोर्शन लेफ्ट करो, तो ये क्या होगा -5 बराबर -, और ये -7 प्लस के कैरेट, तो इसको लेफ्ट करो, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस में आएगा, -3 और ये
माइनस माइनस प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 7। यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम तो है ही। सर के में -3 थोड़ी आएगा, +3 आएगा ना। +3 -7 ओके प्लस 3 और प्लस 3 +7। माइनस माइनस प्लस 7। हाँ ओके 2i कैरेट प्लस 12 जे कैरेट और 10 प्लस के 10 j कैरेट 12 j कैरेट 12 एंड 10 k कैरेट। ये तो सिर्फ टॉर्क हमने कैलकुलेट किया। हाँ टॉर्क की मैग्नीट्यूड Magnitude जब करना पूछी है, सपोज टॉर्क की मैग्नीट्यूड पूछी तो आपको इसको मॉड ऑफ करके सबकी स्क्वायर लिखनी पड़ेगी। 2 स्क्वायर 12 10 मतलब टॉर्क इज इक्वल टू 4 144 100 सो 248 स्क्वायर रूट ऑफ 248 मतलब 25 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर रहेगा। 15.748 न्यूटन मीटर या जो भी टॉर्क यूनिट न्यूटन मीटर होती है जूल। ओके तो आज ये 4 और ये 5 ऐसे होमवर्क कंप्लीट करके देना है सभी के लिए। 2 मेथड आज कंप्लीट की, एक सेंटर ऑफ मास वाली और ये डिटरमिनेंट वाली। आज 2 मेथड हमने कंप्लीट की है। ओके तो नेक्स्ट से आगे कंप्लीट करना शुरू करेंगे। सेकंड सपोज आज कौन सी 7th लास्ट टेस्ट क्या लिखा था आपने? Chapter 6 सर आपने बोला ना Chapter 6 MCQs. 7 के थियरी आपने बोला 7 की थियरी, लेकिन मैं थियरी फिर भी आपको बता दूंगा। एकदम प्रिपेयर करना शुरू करो। आज शाम तक हो सके तो मैं आपको लिमिटेड एक बार थियरी बताऊंगा, उतनी पहले प्रिपेयर कर लेना बस। ये नंबर ऑफ थियरी बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी शाम तक होल्ड करना पड़ेगा। क्लियर? वो प्रिपेयर कर देना। 7 की थियरी की टेस्ट होगी लेकिन इतनी ज्यादा रोज नहीं पता चले तो एक बार लिस्ट आपको दे देंगे। सर क्वेश्चन सेंड करोगे हाँ क्वेश्चन कि पहले इतनी थियरी प्रिपेयर हो जानी चाहिए ऐसा, लेकिन शाम तक होल्ड करना पड़ेगा। ओके ओके सर